Hello friends, welcome to our YouTube channel SRIP EduFarm. I am Dr. Smriti Devangan and today I am going to talk about gas chromatography. The contents which we will cover will be introduction, principle and instrumentation part of gas liquid chromatography. Okay, so what is gas chromatography? It is a process of separating gaseous and volatile components from the given crude drug by using a gaseous mobile phase. जैसा कि हम सबको पता है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है. क्रोमेटोग्राफी एक होता है प्रोसेस जहाँ पे हम किसी भी क्रूड ड्रग या कोई भी मिक्सचर से हम अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू इम्पॉर्टेंट फेजेस. द फर्स्ट विल बी द मोबाइल फेज एंड सेकेंड वन विल बी द गैसियस फेज. तो गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये सेम क्रोमेटोग्राफी की तरह होता है बट इसमें जो हम मोबाइल फेज यूज़ करते हैं वो गैसियस फॉर्म में होता है. ठीक है, तो इसमें द प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ सैंपल बीइंग वेपोराइज्ड एंड इंजेक्टेड ऑनटू द हेड ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम. The sample is transported through the column by the flow of inert gaseous mobile phase. The column itself contains a liquid stationary phase which is adsorbed onto the surface of an inert solid. तो इसमें क्या होता है, हमको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो सैंपल होता है वो वेपोराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए और अगर नहीं है तो उसे हमें वेपर फॉर्म में क्रिएट करना पड़ता है. ओके, तो सैंपल बीइंग वेपोराइज्ड, देन इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है जहाँ पे बेसिकली हमारा स्टेशनरी फेस होता है उस कॉलम में हम उस सैंपल को इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो सैंपल होता है हमारा वो मोबाइल फेस की हेल्प से कॉलम से होते हुए डिटेक्टर तक पहुंचता है और डिटेक्टर उसे अपने सिग्नल के थ्रू क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है. ठीक है, तो ये जो है इसे हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी. So mainly or basically there are two major types of gas chromatography. First is gas solid chromatography and second is gas liquid chromatography. The main important or the main difference between gas solid and gas liquid chromatography is the stationary phase which we are using. Okay, so in gas solid chromatography the mobile phase is a gas while the stationary phase will be solid, but in gas liquid chromatography the mobile phase will be in liquid form and the mobile phase will be in gas form but the stationary phase will be in liquid form which will be retained or adsorbed onto any solid surface. And these are some examples of gas solid chromatography. Okay, you can go through it. Then the gas chromatography is first discovered by John Porter Martin and who also got Nobel for this chromatography technique. Then there are two criteria for compounds to be analyzed by gas chromatography. First is volatility and second one will be the polarity of any sample or polarity of the compound. So as we already talk about the sample which will be separated is converted into the vapor. तो हाउ हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सैंपल कॉलम से पहले बाहर आएगा और कौन सा सैंपल कॉलम से बाद में बाहर आएगा. ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशंस होती है, लाइक द कंपोनेंट मोर सॉल्युबल इन द स्टेशनरी फेज विल ट्रेवल स्लोअर. ओके, जैसा कि हमने देखा कि स्टेशनरी फेज जो होता है उसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. गैस क्रोमेटोग्राफी में फर्स्ट जो होता है हमारा एक सॉलिड सपोर्ट होता है जिसके ऊपर लिक्विड की लाइनिंग होती है. ठीक है, तो जो लिक्विड की जो लाइनिंग होती है, अगर आपका जो भी सैंपल है उस लिक्विड की लाइनिंग से ज़्यादा अडहेर होके उसके साथ या फिर ज़्यादा देर तक उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के या उसके साथ अटैच होकर के रहता है तो डेफिनेटली वो आपके कॉलम से बाद में बाहर आएगा. बट अगर आपका कोई भी कंपोनेंट अगर उस लिक्विड की लेयर से जो कि स्टेशनरी फेस कहलाता है उससे अगर एडहेर नहीं है या फिर उसकी जो अटैचमेंट है या फिर उसकी जो बॉन्डिंग है उससे लेस है तो वो क्या होगा, वो कॉलम से पहले बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती है तो जो कि डिपेंड करती है आपकी जो भी कंपोनेंट है उसकी वोलेटिलिटी पे और पोलैरिटी पे कि वो कब और कितने टाइम में कॉलम से बाहर आएगा. ठीक है, so these are all about the criteria for compounds to be analyzed by gas chromatography. Then the principle, जैसे कि हमने देख लिया कि the principle of separation in gas chromatography is partition. ओके, इट मेनली इन्वॉल्व्स द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कि आपका जो भी सैंपल है उसका जो पार्टीशन है वो स्टेशनरी फेस की तरफ कितना है. ठीक है, अगर
उसका जो अगर जो स्टेशनरी फेस में जो लिक्विड है अगर आपके सैंपल का उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है तो वो कॉलम से बाद में बाहर आएगा, और उसका अगर अट्रैक्शन लो है तो वो जल्दी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस आर ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। बाकी जो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं ये हमारे प्रोसेस हैं जो कि आप इसे वन बाय वन देख सकते हैं। Then the instrumentation part, which is very important, and instrumentation of gas liquid chromatography mainly involves the carrier gas, sample injection port, columns and detectors. So here in this slides, here in this video lecture we will only talk about the carrier gas, sample injection port and columns. Okay, detectors I will explain in our next video lecture. So let's start with the carrier gas. Okay, so this is the like raw diagram, or we can say the inside of the gas chromatography, how it looks inside, from inside. Okay, so in left side you can see the gas supply. For gas supply there is carrier gas which we will use, and for controlling them there will be a gas flow controller, and then injection port. After that the column will be there which is enclosed into the oven, and then detector, and then at last the data system which will provide you the signals. So carrier gas, it mainly involves the four important things. Okay, the cylinder which we have seen in the previous slide, it involves four things. The first thing will be the pressure controller, the second one will be the pressure gauge, the third one will be the molecular sieve, and the last one will be the your flow regulator. Okay, so what pressure controller will do? Pressure control will control the pressure of gas which will go from cylinder to the column. Okay, so pressure controller will show you the, or it will control the how much pressure is going inside the column. Second one is the pressure gauge. There will be one gauge, they have provided one gauge which will show you how much pressure is going inside and how much the pressure is there inside the cylinder. Okay, third one will be the molecular sieve. So molecular sieve, what will do? It will transfer the filtered and dry gas. Okay, it will provide filtered gas. So if it will provide filtered gas, there will not be any contamination into the column. And the last one will be the flow regulator. Flow regulator will regulate the flow of the gas which will provided by the cylinder to the column. And these are some criteria which should be met for any carrier gas which we are using in the gas chromatography. Like, it should be chemically inert, it should be cheap and readily available, it should be of high quality and not cause any fire accident, it should give best possible result, and should be suitable for the sample to be analyzed and for the detector. So these are the examples of carrier gas, like hydrogen, helium, nitrogen and carbon dioxide. Mainly hydrogen and nitrogens are basically used because of their different characteristic properties, and the flow rate by which the gas will provided into the column will be 25 to 150 microliter per minute for packed column, and 2 to 25 microliter per minute for open tubular columns. These are the different columns which we'll see into the next slide by one. First is the split injectors. So what it will do, कुछ नहीं, जो split injections होता है वो क्या होता है कि आपने जो भी सैंपल इंजेक्ट किया है उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में ये डिवाइड कर देता है और कॉलम तक पहुंचाने में हेल्प करता है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपने इसे इंजेक्ट कर दिया तो क्या होता है, इसलिए जो जितना अमाउंट आपके कॉलम को ज़रूरत है उतना ही अमाउंट ये कॉलम तक पहुंचाएगा, और जो उसका जो लार्ज अमाउंट जो कि आपने एक्सेस में डाल दिया था उस एक्सेस अमाउंट को ये वेंट के थ्रू, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, उस वेंट के थ्रू एटमॉस्फेयर में ये एटमॉस्फेयर तक ले जाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्प्लिट इंजेक्शंस में आपको ये ध्यान देना है कि देयर विल बी टू पोर्ट, एक वेंट के लिए एक पोर्ट होता है और एक डायरेक्टली कॉलम में जाने के लिए एक पोर्ट होता है। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज द स्प्लिटलेस इंजेक्टर्स। यहाँ पे ऐसा कुछ भी स्प्लिट नहीं होता है कोई भी वॉल्यूम आपके सैंपल का। ये क्या होता है, इसमें आप जितना भी सैंपल आप देते हो इसमें बेसिकली एक अमाउंट फिक्स रहता है। सो दे अलाउ ऑल ऑफ द सैंपल टू पास थ्रू द कॉलम फॉर लोडिंग। ओके, एंड द सैंपल शुड बी वेरी डाइल्यूट टू अवॉइड ओवर लोडिंग ऑफ द कॉलम एंड द हाई कैपेसिटी कॉलम। ओके, यहाँ पे आपको जो भी सैंपल लेना है बहुत ही डाइल्यूट करके लेना है, बिकॉज अगर आप हाईली कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल ले लेंगे तो ये कॉलम को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज द ऑन कॉलम इंजेक्टर। ऑन कॉलम इंजेक्टर्स में क्या होता है, जो आपका कॉलम होता है डायरेक्टली आपको वहीं पे ही इंजेक्ट करना होता है, और इसके लिए बेसिकली क्वार्ट्स की नीडल यूज होती है जो कि बहुत पतली होती है।
और उससे बहुत हेल्प मिलती है कि आप डायरेक्टली कॉलम में अपने सैंपल को इंजेक्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट वन इज़ द ऑटोमेटिक इंजेक्टर। ऑटोमेटिक इंजेक्टर जो कि आजकल ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है आपके गैस क्रोमेटोग्राफी में, एक एडवांस टेक्निक होती है। इसमें ऑलरेडी आपके बहुत सारे पोर्ट बने होते हैं जिसमें आपको खाली एक प्रोग्रामिंग देनी होती है। उस प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होता है, जो भी आपने सैंपल को वहाँ पे अटैच करके रखा हुआ है, उस सैंपल को ऑटोमेटिकली जितना अमाउंट उसे चाहिए उतना अमाउंट वो सक कर लेता है एंड देन वो डायरेक्टली आपके कॉलम में इंजेक्ट कर देता है। इसमें आपको मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑटोमेटिक इंजेक्टर। ओके, नाउ द कॉलम, व्हाट इज़ कॉलम यूनिट। ओके, सो हम जैसा कि बात कर रहे थे कि जो भी आपका कॉलम होता है वो बेसिकली आपका स्टेशनरी फेस का बना होता है। सो बहुत सारे टाइप के कॉलम्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कॉलम्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, डिफर होता है बेसिकली कि आप कौन सा कॉलम ले रहे हो। दैट इंक्लूड्स मेनली यू ट्यूब टाइप और कॉइल्ड हेलिक्स टाइप। तो हमने जो पीछे जो भी डायग्राम देखा उसमें हमारा कॉइल टाइप ऑफ कॉलम यूज़ किया गया है। दे आर मेनली मेड अप ऑफ, जो कॉलम होता है वो बेसिकली बना होता है किसका, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास, नायलॉन एंड अदर सिंथेटिक प्लास्टिक। तो जैसे कि हमने बात किया था कि कॉलम जो होती है यहाँ पे दो बेसिकली मटेरियल यूज़ होता है। फर्स्ट होता है सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, और दूसरा होता है जो होता है वो होता है लिक्विड मटेरियल, ठीक है। तो जो सपोर्ट मटेरियल होता है उसके ऊपर लिक्विड की लाइनिंग एड्सॉर्ब कराई जाती है, ठीक है, और ये पूरा मिलकर बनाता है हमारा क्या, स्टेशनरी फेस। तो फर्स्ट वील टॉक अबाउट द सपोर्ट मटेरियल। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द लिक्विड फेस. An ideal support should have a large surface area, definitely. It should be chemically inert, it should get uniformly wet with liquid phase, and it should be thermostable. So these are the examples of support material like diatomaceous earth, kishalgar, glass bead, porous polymers and sand. Now the liquid phase जो कि आपका जो हमारा सपोर्ट मटेरियल है उसके ऊपर एड्सॉर्ब रहता है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक इट शुड बी नॉन वोलेटाइल, हैव हाई डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, इट शुड बी केमिकली इनर्ट, शुड पॉसेस लो वेपर प्रेशर एट कॉलम टेम्परेचर एंड इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द solute. Okay, so these are the examples of liquid phase. And then the last is types of column. So basically there are two types of columns like packed columns and capillary columns. Okay, so capillary columns are basically used due to their like high surface area. So what is packed column? First we'll see about the packed column. In gas liquid chromatography they are densely packed, so there will not be any space. They are densely packed with finely divided solids or inert solid support material like diatomaceous earth. Basically they have used, okay, for packing of the column, which will be coated with different liquid stationary phase. That will be depending upon your what type of sample you are using. Okay, the length will be the 1.5 to 10 meter and internal diameter will be 2 to 4 millimeter. And capillary column, definitely its length varies from the packed column because it will be in capillary form and there will be high surface area, though its length will be 10 to 100 meter and the inner diameter will be 0.1 to 0.5 mm. Now the capillary column is of mainly of two types, like first is wall coated columns and second is support coated column. So wall coated columns, it consists of a capillary tube whose walls are coated with liquid stationary phase. Okay, wall coated is mainly what, it will be coated with liquid stationary phase. But with support coated column, the inner wall of the capillary is lined with a thin layer of support material such as diatomaceous earth, onto which the stationary phase has been adsorbed. Okay, it is also known as porous layer open tubular column. It will be in tubular form. So what we will do, the inner wall जो कि कैपिलरी का inner wall होगा, पहले हम उसे क्या करेंगे, एक थिन लेयर की सपोर्ट मटेरियल से पहले हम उसे कोट कर देंगे या लाइन कर देंगे और उसके बाद फिर उसमें हम स्टेशनरी फेस को एड्सॉर्ब कराएंगे. ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, सपोर्ट कोटेड कॉलम्स. ये आप देख सकते हैं जो पैक्ड कॉलम है वो पूरा पैक्ड है. ठीक है, और इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो लेस देन 1 मिलीमीटर का है. जो वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम है वो देख सकते हैं आप, वो वॉल में उसकी कोटिंग की गई है. वेयरएज जो पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका इनसाइड जो है आपका जो भी वो पोरस है उसके बीच में वॉइड स्पेस प्रोवाइड की गई है. ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट द कॉलम्स.
and this is the conditions, means what should be the column temperature and how equilibrium will be maintained inside the column. And then detectors. So detector parts we will see in the next video lecture. Till then, thank you.